आप देख रहे हैं दृष्टि दर्पण न्यूज। नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था से जुड़े हजारों कर्मचारियों की रोजी रोटी पर संकट गहरा हो गया है। राजधानी के गाजीपुर, कैर, सेवानगर, राजघाट व द्वारका समेत 5 प्रमुख बस डिपो के करीब 5000 कर्मचारी पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर हैं। इससे करीब 2500 बसें सड़कों पर नहीं उतर रही हैं। ये सभी कर्मचारी दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम के अधीन काम करते थे, जिसे दिल्ली सरकार ने समाप्त करने का निर्णय लिया है। दिल्ली सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक 31 मार्च के बाद डिम्स पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा और इसके अधीन चलने वाली बसों का संचालन अब दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अधीन किया जाएगा। लेकिन इस बदलाव के साथ ही डिम्स के तहत काम कर रहे परिचालकों व अन्य कर्मचारियों के सामने नौकरी जाने का खतरा खड़ा हो गया है। जिन कंपनियों के माध्यम से पिछले कई सालों से कर्मचारी डिम्स के अधीन परिचालक की नौकरी कर रहे थे। माता की, भारत माता की, मजदूर एकता, मजदूर एकता। तो साथियों, आज इस कुशलनाला डिपो के अंदर आज हम सब साथी हमारे बीच में हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व पर्यावरण मंत्री भी सौरभ भारद्वाज जी आप लोगों के बीच में आज यहाँ आपकी इस लड़ाई में आपके साथ यहाँ पहुंचे हैं। उन्हीं के साथ हमारे जंगपुरा से पूर्व विधायक और एमसीडी में सह प्रभारी हमारे भाई प्रवीण कुमार जी, हमारे भाई रमेश पहलवान जी, रमेश जी कहाँ गए? अच्छा चलिए, रमेश जी, हमारे भाई निगम पार्षद हमारे बसवाया जी, हमारे भाई कन्हैया जी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे निगम पार्षद, और हमारे भाई प्रेम टोकर जी यहाँ, अरुण नावरिया जी और राजीव चौधरी जी, और हमारे एएसएफ से भी काफी साथी यहाँ पहुंचे हुए हैं, और पूरी टीम आम आदमी पार्टी की आज यहाँ आप लोगों के बीच में आपकी लड़ाई में शामिल होने के लिए यहाँ पहुंची है। साथियों, ये लड़ाई ना अपना घर और परिवार बचाने की लड़ाई है, क्योंकि रोजगार बचेगा तो परिवार बचेगा, अगर रोजगार नहीं बचेगा तो पढ़ाई परिवार नहीं बचेगा। तो ये लड़ाई जो है आपका रोजगार बचाने की है। और मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज दिल्ली में एक ऐसी सरकार आ चुकी है जिसका काम किसी को रोजगार देना नहीं है, किसी का घर बनाना नहीं है। वो सरकार केवल रोजगार छीनना जानती है, रोजगार देना नहीं जानती। वो सरकार घर को उजाड़ना जानती है, घर बसाना नहीं जानती। उस सरकार को कभी कोई सरकार बनती है, उससे लोगों नहीं होती है, सरकार बनेगी। हमें अगर हम कच्चे कर्मचारी हैं तो हम पक्के होंगे, हम पक्के कर्मचारी तो हमारी तनख्वाह बढ़ेगी, हम कच्चे कर्मचारी तो हमारा समान काम समान वेतन मिलेगा। लेकिन ये तो अलग सरकार आ गई, वादे तो कुछ और करे थे और इरादे कुछ और थे, और अब जब जमीन पे उतर रहे हैं 1 साल के बाद, तो आपका रोजगार छीनने का काम ये सरकार कर रही है, आपका रोजगार खत्म करने का काम ये सरकार कर रही है। और मैं तो डीटीसी की लड़ाई में, आपको याद होगा जब हमारी सरकार थी उस समय डिपो में प्रदर्शन चल रहा था, भाभी मैं वहां खुद पहुंचा था। सरकार से 4 घंटे मुख्यमंत्री उस समय अतिथि की उनकी 4 घंटे मुलाकात हुई थी। आज पॉसिबल है क्या? आप बताओ, आज कोई प्रतिनिधि आपके बीच में आया? कोई बीजेपी का नेता आया हो, कोई मंत्री आया हो, कोई संगठन झूठी सरकार, जुमले की सरकार। भाई वोट मांगने तो आए थे, नहीं आए थे? वोट मांगने आए थे, लेकिन आप लोगों को जब आपके रोजगार पर संकट आ गया है, रोजगार छीन रही है सरकार, तो आज कोई आपके बीच में नहीं खड़ा। अगर आपके बीच में आपकी लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं तो आम आदमी पार्टी के लोग और सौरभ भारद्वाज जी आपके। और एक बात और बता दूं, हमारा भी इतिहास है, हम जो लड़ाई लड़ते हैं उसको पूरी लड़ते हैं, अधूरी नहीं छोड़ते हम लड़ाई को, हम लड़ाई पूरी लड़ने का काम करते हैं, बता दूं आप लोगों को। और आपकी जो मांगे
जो मांग आज आप लोग लेके बैठे हो, मैं सबको जानता हूं व्यक्तिगत रूप से। जो आप लोग हो, जो एक्सपीरियंस आप लोगों के पास है, मैं दावे से कह रहा हूं किसी और के पास वो एक्सपीरियंस आप लोग के पास सरकार की जिम्मेदारी है। अगर उनके पास इतना बड़ा डिपार्टमेंट, इतना बड़ा विभाग चल रहा है और उस विभाग में अगर हजारों लोग काम कर रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कहीं चाहे उसे डीटीसी में ले, चाहे कहीं पर भी ले, उनको रोजगार तो देना पड़ेगा सरकार, चाहे वो कहीं भी ले। और सरकार के पास कौन सा और ज्यादा कर्मचारी है आप बताओ? सरकार के पास तो कर्मचारी डीटीसी में, डीटीसी का पूरा महकमा खाली पड़ा हुआ है। सारे कॉन्ट्रैक्ट और ये रोज कहते हैं आज हम 5000 बस ले आए जी, आज हम बसों को चला कौन रहा है भाई? हाँ, ये भी गोलमाल है, ये भी गोलमाल है। हाँ, डिपो से इकट्ठा किया गया, कहीं से 10 बस, कहीं से 15 बस, कहीं से 20 बस, और कुलदीप कुमार भाई, कुलदीप कुमार भाई, कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी। क्या आपने इतनी फ्रॉड सरकार देखी कभी? बताओ ना यार, इतना बड़ा घोटाला सरकार कर रही है। हम तो कह रहे हैं यार, अगर आप हमारी बस चला रहे, कोई बात नहीं, सरकार बसें किसी की नहीं होती, बसें जनता टैक्स देती है, उसके पैसे से आती है। तो आपको एक कहने में क्या गुरेज है भाई, ये सरकार पुरानी सरकार लेके आई थी, इसमें क्या गुरेज है? लेकिन नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, आप इसलिए तो बोल रहे हो। आप नई बस लेके आ गए ना, तो नई बसों में सबको लोगों को लगा दो नौकरी में। कौन मना कर रहा है आपको लगाने के लिए? बताओ, लगाओ नौकरी में लोगों को। कौन मना कर रहा है सरकार को? भाई सारा क्रेडिट चला गया भाजपा को, हम कह रहे चाहो तुम्हारी बसें, इन लोगों को रोजगार दो, सारा क्रेडिट तुम ले लो। हमने आपको छूट दी थी, हमारे नाम पर अरविंद केजरीवाल जी की फोटो हटा के अपनी स्टिकर में चिपका लो, लेकिन इन लोगों को रोजगार और हम सब लोग इन्हें सुनेंगे। और सौरभ भारद्वाज जी जो हमेशा, आपको याद होगा जब बस मास्टर की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय हमारी सरकार थी और सौरभ भारद्वाज जी मंत्री थे, लेकिन एलजी किसका बैठा हुआ था? बीजेपी का। सौरभ भाई ने उनके पैर तक पकड़े थे, लोगों को रोजगार दे दो यार। आप आज तो ऊपर भी सरकार किसकी है? एलजी भी बीजेपी का है, और सरकार भी विधानसभा में बीजेपी है, निगम में बीजेपी है, और सबसे ऊपर वाले भी बीजेपी है। जो कहते हैं ना हम तो बस मोदी जी यहाँ से ले गए, अब तो वो सरकार भी उनके पास है, सारी की सारी सरकारें उनके पास है। और सारी की सारी सरकारें अगर जारी, अगर हमारी सरकार जल्दी भी होती ना, तो कहते केजरीवाल ने तुम्हें निकाल दिया। गलत तो नहीं कह रहा? उन्होंने बस मार्शलों को बेरोजगार किया, नाम किसका लगाया? आप कितने सालों के सरकार को आए हुए? चलो भाई, हमने निकाल दिया, अब तुम लगा दो नौकरी पे, क्यों नहीं लगाते? लगा दो, नौटंकी करते हैं बीजेपी वाले। ये 4 इंजन की सरकार, इसके सारे इंजन जब बस होती है ना, एक पंचर तो भी चल जाती है, 2 चलो भाई लगवा लेगा, बीच में स्टेपनी लगा लेगा। यहाँ तो चारों इंजन चारों टायर पर जाएंगे सरकार। लेकिन आपकी लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करेंगे और अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं फिर बता दूं, डीटीसी वाले मेरे भाइयों, आप लोगों को बता दूं मैं एक बात ईमानदारी से, अगर आपने ठान लिया ना, तो कोई माइक अलावा नौकरी से सरकार बता दूंगा। आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। डीटीसी से बड़ा कर्नल सिंह किसी के पास नहीं है, उनको सब पता है कैसे बात कर रही है, उनको सब पता है लोगों से कैसे बात कर रही है, लोगों ने कैसे मैसेज पहुंचाना है। आप लोगों के पास वो ताकत है, अपनी ताकत को पहचानो। सरकार तो कदमों में गिरेगी, तुम्हारे कदमों में बताओ गिरेगी, ये बता दूं। हम करेंगे, अपनी लड़ाई बचाने का काम करेंगे। आप मुझे यहाँ बुलाया, सौरभ भारद्वाज जी आप लोगों के बीच में आए हैं और हम उन्हें आगे सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। लड़ेंगे, 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 और जो जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। हर जो जुल्म की टक्कर पे इंकलाब जिंदाबाद। हमारे क्लस्टर एकता जिंदाबाद, क्लस्टर एकता जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, हमारे बीच में हमारे जो जिले प्रदेश अध्यक्ष भाई
कल संजय जी का मुझको फोन आया, दोपहर की बात है कि आपके कुछ लोग संजय जी से मिलने गए थे। तो संजय जी ने मैंने कहा कि मैं थोड़ी देर में पार्टी ऑफिस पहुंचूंगा, आप इनको वहां भेज दीजिए। तो कल मुझे लग रहा है आप लोगों से शाम को मुलाकात। और जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि आज आप लोग मिलना चाहते हैं डिपो में, तो मैंने कल शाम को अपने कुछ साथियों को कहा जो आप लोगों की लड़ाई लड़ने में आगे रहे कि भाई आप भी आइएगा। तो कल मैंने कहा, और हमारे बीच में करीब मैं कह सकता हूं कि 1 दर्जन पार्षद आपके बीच में बैठे हुए हैं। चौधरी भागवीर जी हैं, तुगलकाबाद से हमारे पार्षद हैं, बोरा जी हैं, मिश्रा जी हैं, नेहा मिश्रा जी, त्यागी जी, अरुण नावलिया भाई, इधर अपने राजीव चौधरी और रामस्वरूप करौजिया भाई अभी बाई इलेक्शन के अंदर चुनाव जीते हैं हमारे देवरी से, अरुण नावलिया अम्बेडकर नगर से, कृष्ण जाखड़ जी कृष्ण जाखड़ मेरे साथी आए हैं। और यहाँ पे हमारे पूर्व विधायक और एमसीडी के सह प्रभारी जगपुरा से प्रवीण भाई, और यहाँ पे हमारे कोडली के बहुत जुझारू हमारे साथी कुलदीप भाई। इनको मैंने स्पेशली बुलाया क्योंकि जब हमारी सरकार थी, आपको याद होगा कि हमारी सरकार के दौरान भी बहुत सारी शक्तियां, खासतौर पे जिसको सर्विसेज कहते हैं, वो इन्होंने हमसे छीन के एलजी को दे दी थी, और सिर्फ हमारे को परेशान करने के लिए एक एक करके कभी किसी को टर्मिनेट, कभी किसी को टर्मिनेट। तो ऐसे ही मुझे याद है कि कुछ 600 650 स्वीपर कम चौकीदार लगे होते थे हॉस्पिटलों के अंदर, वो भी आपकी तरह डेली वेजर टाइप के लोग थे, उनके हर 3 महीने में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाता। तो एलजी साहब ने अपने अफसरों से कह के उन सबको बेचारों को बेरोजगार कर दिया था, और कुलदीप भाई अक्सर उनको लेके आते थे, मगर हमने उनकी लड़ाई लड़ी, बीच बीच में दिक्कत आई, मगर जब तक हमारी सरकार थी तब तक तो थे, नौकरी मिल गई उनको तो हमने लड़ भिड़ के जो है कराया था। इसी तरीके से आपने देखा बस मार्शल्स करीब 10,000 आपके तरह ही थे बिल्कुल, क्योंकि आपको जितनी तनख्वाह मिलती है उनको भी यही तनख्वाह उनकी 16,000 से 18,000 के बीच। और ये भी 10,000 है, ये भी 10,000 लोग हैं। और ये लोग आप लोग हैं। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर बहुत सारे लोग थे जिनको निकाला गया, फार्मासिस्ट थे, नर्स थी, मल्टी टास्क वर्कर एमटीडब्ल्यू था, उसको भी निकाल दिया। 10 रुपए एमटीडब्ल्यू को 10 रुपए मिलते थे एक पेशेंट के, नर्स थी उसको, फार्मासिस्ट को 12 रुपए एक पेशेंट के मिलते थे। अगर जितने पेशेंट आएंगे उसके हिसाब से उनको मिलेंगे, और किसी तरीके से घर चलता था। दोस्तों, हम लोग पब्लिक के बीच में रहते हैं, मुझे मालूम है कि 18-20 हजार रुपए के अंदर भी घर चलाना बहुत मुश्किल होता है, मगर सिर्फ ये होता है कि एक लगी बंदी 18-20 हजार रुपए आ रहे होते हैं, तो उसके ऊपर हमारे खर्चे किसी तरह से टिक जाते हैं कि भाई इतना दूध का दे देंगे, इतना बच्चों का दे देंगे, इतना किराया भाड़े का कर देंगे, किसी तरीके से बस ये समझ लो बस चल रहा होता है काम। कोई बीमारी घर में आ जाए, बुजुर्ग बाप को अगर अस्पताल में एडमिट करना पड़ जाए तो 3 दिन के अंदर आदमी की हालत खराब हो जाती है कि अब बिल कैसे देंगे, बहुत बुरा हाल है। हमारे पास आते हैं लोग, पीजी इसका सरकारी में करा दो, इसका ईडब्ल्यूएस में करा दो जी, 70,000 रुपए रोज के लग रहे हैं, कहाँ से देगा कोई आदमी। छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे प्राइवेट स्कूलों में भी जाते हैं, 2,000-3,000 रुपए फीस देते हैं। प्राइवेट में किसी का ईडब्ल्यूएस के अंदर एडमिशन हो भी जाता है तो आने जाने का वैन के लग जाते हैं 2,000 रुपए, 2,500 रुपए वो देने पड़ते हैं। तो हालत ठीक नहीं है, ओवरऑल पूरे देश की हालत ठीक नहीं है। जिसकी कोई छोटी मोटी नौकरी लगी हुई है, बस ये है कि भाई उसका किसी तरह से काम चल रहा है, और अगर उसकी नौकरी छूट जाए तो पूरा परिवार जो है बिखर जाता है। एक तो आदमी वैसे ही परेशान हो जाता है, डिप्रेशन और हो जाता है उसको, अड़ोस पड़ोस वाले और पूछते हाँ भाई लगी नहीं लगी, मजाक यही होता है। हर रिश्तेदार फोन करेगा, हाँ जी लग गई इसकी, आ रही तनख्वाह नहीं आ रही। तो बहुत
बहुत दिक्कत है इसके अंदर। मैं आपको बता सकता हूँ कि ये बहुत कष्टकारिया, जीता हुआ आदमी मर जाता है इसके अंदर। क्योंकि क्या करोगे, बच्चे छोटे छोटे बच्चे कहते हैं पापा आज ये लाना है, पापा आज मैडम ने बोला कि ये लाना है, आज होमवर्क के अंदर ये चार्ट खरीदना है, हर चीज इतनी महंगी है। और जैसे कुलदीप भाई ने कहा कि हम इस सरकार से ये नहीं कह रहे कि आप और तनख्वाहें दे दो लोगों को और नौकरियां दे दो, हमें पता है कि आप नहीं दोगे। अरे कम से कम जिनकी है उनकी तो छोड़ दो, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। जितनी है उतनी कोशिश भी करी कई बार की जी तनख्वाहें बढ़े। मैंने अपने समय में, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मोहल्ला क्लिनिक वालों ने 2 दिन स्ट्राइक करी तनख्वाह बढ़ाने के लिए। मैंने उन सबको बुलाया, मैंने कहा कि फार्मासिस्ट भी आ जाओ, कुछ डॉक्टर आ जाओ, कुछ नर्स आ जाओ, कुछ MPW आ जाओ, सबको बुला लिया। आपस में उनके झगड़े थे कि इसको कम दो, उसको ज्यादा दो, मैंने सबको बुलाया। मैंने कहा देखो अभी तो तुमने 2 दिन स्ट्राइक कर ली और मैं तुम्हारी फाइल बना के भेज देता हूँ कि तुम्हारा पैसा बढ़ना चाहिए, मगर तुम किसी चक्कर में मत रहना। उस वक्त चुनाव के 2 महीने बचे होते, दिसंबर था। मैंने कहा अगर गलती से किसी वजह से बीजेपी की सरकार आ गई ना तो नौकरी जाएगी। मेरे पास रिकॉर्डिंग रखी हुई है, क्योंकि मेरे ऑफिस में CCTV था वॉइस वाला, तो मेरे पास रिकॉर्डिंग रखी है अभी तक। वो लड़के मुस्कुराने लगे, कह रहे अरे सर ऐसा कोई ना होगा। मैंने कहा मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें नहीं पता। तुम लोगों को जानबूझ के लोग भड़काते हैं कि जी इसके खिलाफ कुछ करो, इसके खिलाफ कुछ करो, सरकार को बदनाम करो। किसी तरीके से बीजेपी को सत्ता में आना है बस। और हमारे साथ मीडिया नहीं है, हमारे साथ अखबार नहीं है, हमारी बात आप तक पहुंचती नहीं है। तो मैंने उनको बड़े अच्छे से समझाया, डॉक्टरों को बात समझ में आई, कह रही जी ठीक है। और उनके सामने मैंने फाइल बना के भेजी। कई बार उन्होंने AG के चक्कर लगाए, हेल्थ सेक्रेटरी के चक्कर लगाए, तनख्वाह बढ़ाने वाली फाइल वहीं रखी, उन्होंने नहीं बढ़ाई। क्योंकि ये सारी जो तनख्वाह बढ़ाने वाली चीजें हैं ये सब सर्विसेज के अंदर आता है। जैसे उन्होंने सर्विसेज का इस्तेमाल करके बस मार्शलों को निकाला, सर्विसेज का इस्तेमाल करके अब उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के लोगों को निकाला। डिम्स के भी बच्चे आए थे मेरे पास, कुछ उनके अंदर डिम्स में भी 250 के करीब लोग थे, ये लोग आए थे मेरे पास। अब डिम्स जो थी हमारी सरकार बनने से पहले की थी डिम्स, हमारा डिम्स से झगड़ा भी था, मगर झगड़ा डिम्स से करेंगे हम, इनसे कोई ना करेंगे। अब वो कह रहे कि ये डिम्स से भ्रष्टाचार कर निकाल दिया इनको। अगर भ्रष्टाचार था तो तुमने किसको फांसी पे चढ़ाया, किस पर मुकदमा किया, कुछ नहीं। अब हर चीज पे कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार था, लोगों को निकाल दिया। डिम्स में भ्रष्टाचार था, इन गरीबों को निकाल दिया। अरे ये 18 हजार रुपए की तनख्वाह पाने वाले लोग थे, इनका घर कौन चलाएगा? आज ये बात कोई समझने के लिए तैयार नहीं, बहुत सीरियस बात है। अब मैं आपको एक छोटी बात बताता हूँ, है भाई? अब हमारी बारी है सर, अब मैं निकाला जा। नहीं मुझे मालूम है, मगर मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो मैंने पहले नहीं कही, मगर मैं आपसे कहूंगा। मैंने बस मार्शल में कोई बात नहीं कही थी। देखो जब किसानों का आंदोलन हुआ, 700 किसान बॉर्डर पे बैठे, हम सब किसानों के बेटे हैं, हम कोई 700 किसान बॉर्डर पे बैठे हुए 1 साल में मारे गए। किसी टीवी मीडिया में दिखाया नहीं दिखा। आप इस बात को समझो, कोई अखबार छाप रहा था उनके लिए? नहीं छाप। बस पार्सल निकाले गए, 1 साल से वो चक्कर लगा रहे हैं इनके। एक दिन किसी टीवी में, किसी न्यूज चैनल ने प्रोग्राम किया हो, शरद शर्मा ने किया, बस यूट्यूब वाले ने, किसी टीवी वाले ने किया आपके लिए प्रोग्राम? कोई अखबार वाला आपके लिए छाप रहा हो कि भाई 10,000, 4,000 लोग बेरोजगार हो रहे, इनका सरकार को कुछ करना चाहिए? किसी अखबार में छापा आपका? सबको पता है ये खबर जो है फ्रंट पेज की न्यूज है, फ्रंट पेज पे आनी चाहिए इतनी बड़ी खबर की जी हजारों लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, कोई गलती नहीं है उनकी। जब तक सर भाजपा सरकार आई सैलरी भी टाइम तक न मिली, बिना हड़ताल के तो सैलरी नहीं आई। आज लोग 3 महीने की होल्ड करती हमारी। आप इस बात को, आप इस चीज को थोड़ा बड़ा होकर समझो क्या है। सब जो है गरीब लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं ताकि गरीब आदमी को बेघर कर दिया जाए। क्यों करा जाए? ताकि वे वो वापस जाए, जहां से आया वहां वापस जाए, ये दिल्ली छोड़े।
गरीब आदमी की नौकरी निकाला जा रहा है ताकि ये गरीब आदमी यहां से वापस जाए, जहां से भी आए वापस जाए। बहुत बड़ा हिस्सा हमारे हरियाणा से आते हैं भाई, कई हमारे बिहार से आते हैं, कई यूपी वेस्टर्न यूपी से आते हैं, कई राजस्थान से आते हैं। ये चाहता है गरीब आदमी यहां से भागे। और 1 साल से जब से ये सरकार आई हुई है, इनका इकलौता एजेंडा है कि गरीबों को यहां से निपटाया जाए। ये सोचे समझे तरीके से किया जा रहा है। भाई आपको नौकरी से निकाल देंगे, आप 2 महीने 4 महीने 6 महीने, जो दिल्ली वाला है वो तो किराए भाड़े से कुछ करेगा, जिसका नहीं है वो अपना वापस जाएगा। वो कहेगा जी चलो जी गांव चलते हैं, वहीं पे खेती बाड़ी करेंगे। यहाँ पे कौन यहाँ पे रहेगा? तो मोटी इनकी जो सोच है वो ये है, गरीब आदमी को यहाँ से भगाना है।